हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। मैं डॉक्टर दीप्ति कारिया। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है और आज उसकी एब्नॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर्स, ये भी बहुत बार शॉर्ट नोट है। फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, एब्नॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की एब्नॉर्मलिटीज जब डिस्कस करेंगे तो हमेशा कोई भी ग्लैंड की एब्नॉर्मलिटीज में हम डिस्कस करते हैं तो हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपर थायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। और एब्नॉर्मलिटी जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार शॉर्ट नोट पूछते हैं, पॉइंटेड, ये भी डिस्कस। तो स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर थायरॉइडिज्म। हाइपर थायरॉइडिज्म में हाइपरथायरॉइडिज्म का मतलब क्या है? जब भी थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन, मेनली फ्री थायराइड हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजेस अबव नॉर्मल, तो इसे कहते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। इसके कॉजेज में आएंगे। सबसे कॉमन कॉज है ग्रेव्स डिजीज, क्या है हम लोग कर रहे हैं। दूसरा कॉज है टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर। गॉइटर मतलब थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो रही है, साथ साथ में उसके अंदर नोड्यूल्स बन जाएंगे जो सिक्रीशन बढ़ाते हैं। थर्ड है थायराइड एडिनोमा एंड फोर्थ वन दैट इज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ टीएसएच। टीएसएच जो है वो जाकर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो है ना वो ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? ऑटो इम्यून मतलब एंटीबॉडीज जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे खुद की टिश्यूज के अगेंस्ट। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ऑटो मीन्स ओन टिश्यू। खुद के बॉडीज की जो टिश्यू है उसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं ना उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, या फिर उसका दूसरा नाम है लॉन्ग एक्टिंग थायराइड। समझाती हूँ क्यों है थायराइड स्टिमुलेंट स्टिमुलेंट्स। अगर हम करें तो LATS शॉर्ट फॉर्म। ठीक, अभी ये जो एंटीबॉडीज है ना वो करते क्या है? इसका जो शेप होता है ना या इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है TSH के जैसे। TSH का क्या फुल फॉर्म था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी बना रही है। तो यहाँ पे ये TSH के जैसे यहाँ ये देख सकते, तो TSH की तरह काम करके वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे। ठीक है, और T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ाएंगे। नॉर्मल क्या होता है, जैसे TSH बढ़ रहा है T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा। ठीक है, पर ये जो T3 T4 है ना वो TSH को इनहिबिट कर सकते हैं, ये एंटीबॉडीज को इनहिबिट नहीं कर सकते। तो क्या होगा? ज्यादा ही एंटीबॉडीज बनेंगे, ज्यादा ही T3 T4 बनता जाएगा और थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन बहुत बढ़ेगा और जो कर रहा है हाइपरथायराइडिज्म, है ना। स्टिमुलेशन होगा पर नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा। तो अभी इफेक्ट्स क्या आएंगी, साइन सिम्टम्स क्या है? तो जो भी थायराइड हार्मोन के एक्शंस है ना वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक्सेसिव हो जाएंगे। सबसे पहला है जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में थायराइड हार्मोन बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज इन द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, फूड स्टफ्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वेट लॉस। और बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होती है तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो जो इंडिविजुअल है उसे होगा हीट इनटॉलरेंस, मतलब वो हीट टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो दैट इज जनरल। दूसरा क्लिनिकल फीचर है इसका गॉइटर। गॉइटर का मतलब है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गई, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन बढ़ रहा है, ग्लैंड भी एनलार्ज। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। थायराइड ग्लैंड है, सॉरी थायराइड हार्मोन है जो हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो इंक्रीज इन द हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टोलिक बढ़ रहा है पर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो वेजो डायलिटेशन। वेजो डायलिटेशन होने की वजह से क्या होगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डायस्टोलिक डिक्रीज।
फिर सीएनएस के सिम्टम्स में, सीएनएस में अगर थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है तो सीएनएस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इसमें सिम्टम्स आएंगे इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनली वो स्टेबल नहीं होगा ना, थॉट्स बहुत ज्यादा आएंगे, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। फिर आएगा एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहेगी उसको, नर्वसनेस, नर्वस हो जाएगा। फिर इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब स्लीप नहीं आना, थायराइड कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा स्लीप आती है, यहाँ पे बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, हमने किया था स्लीप। फिर बहुत ज्यादा न्यूरोनल एक्टिविटी हो गई तो इससे फटिग भी जल्दी होगा, तो फटिग। और फाइन ट्रेमर्स, ये भी थायराइड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, फाइन ट्रेमर्स, इसको ऐसे फिंगर्स रखते तो ट्रेमर्स आएंगे। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में थायराइड हार्मोन है ना, वो डाइजेस्टिव ट्रैक की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो एपेटाइट इंक्रीज, एपेटाइट इंक्रीजेस, तो एपेटाइट बढ़ेगी, फूड इंटेक बढ़ेगी ना। फिर मोटिलिटी, डाइजेस्टिव ट्रैक की मोटिलिटी बढ़ेगी, जो भी खाया है फटाफट से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर स्किन में, बिकॉज वेजो डायलेटेशन हो रहा है, वेजो डायलेटेशन, तो स्किन हो जाएगी रेड, रेड सॉफ्ट मॉइस्ट स्किन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एमेनोरिया, एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एमेनोरिया, मेनोरिया, एमेनोरिया। और ओलिगो, ओलिगो मतलब कम हो जाना, ओलिगो मेनोरिया, मेनोरिया, डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कैटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे प्रोटीन में इंक्रीज कैटाबॉलिज्म, और इसे कहते हैं हम, मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो इसे कहते हैं क्या हो जाएगा, जो मसल है ना उसमें मायोपैथी होगी, थायरोटॉक्सिक मायोपैथी, थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मैं, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, क्योंकि थायराइड हार्मोन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस। ब्लड ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले तो जीआईडी में से इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर तो ग्लाइकोजन है ना, एक पहला तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हुआ तो ब्लड शुगर बढ़ गया, नंबर 2 जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है ना उसका भी ब्रेक डाउन हुआ, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, तो भी ग्लूकोज बढ़ेगा। थर्ड, सेल ग्लूकोज अपटेक बढ़ा रहे हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जो नॉन ग्लूकोज सोर्सेस है इसमें से ग्लूकोज, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स है, उन सब में से, तो ये सब जो मेटाबॉलिज्म है इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, डायबिटीज जैसी कंडीशन हो सकती है। फैट मेटाबॉलिज्म पे इसकी एक्शन है, एडिपोज टिश्यूज है, इसमें से फैट को मोबिलाइज करेगा, एडिपोज टिश्यू फैट मोबिलाइजेशन, फैट को वहां से निकालेगा, और जो मोबिलाइज फैट है ना उसको कन्वर्ट करेगा फ्री फैटी एसिड्स, इसमें से बनाएगा फ्री फैटी एसिड्स, तो इससे होगा क्या, ब्लड का फ्री फैटी एसिड लेवल इंक्रीजेस। फिर विटामिन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मैंने बताया था विटामिन चाहिए हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ना, जैसे एटीपी एडीपी तो एडेनिन होता है, एनएडी नियसिन है, तो ये सब विटामिन है, रिबोफ्लेविन होगा, एफएमएन है ना, तो ये सब जो विटामिन है ना वो भी यूज हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। फिर ब्लड में एरिथ्रोपोएसिस बढ़ाएगा, इंक्रीजेस एरिथ्रोपोएसिस। फिर एक इंपॉर्टेंट साइन जो ग्रेव्स डिजीज में, उसका नाम है ऑप्थेल्मिक साइन। सबसे पहले क्या होना, आईलिड वो रिट्रैक्ट रहेगी, अपर आईलिड है, इसके बाद लीड लैग, लीड लैग मतलब वो बंद करना है आंख तो लीड पीछे ही रह जाएगी, बंद नहीं होगी। और ये जो पाल्पेब्रल फिशर है ना, पाल्पेब्रल फिशर मतलब यहाँ पे दिखा, ये वाला जो आई है ना, तो पाल्पेब्रल फिशर होता है, वो वाइड हो जाता है। और लास्ट में
एक्सोफ्थैलेमस, जिसे कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, ये वाला एक्सोफ्थैलेमस। देखो एक्सोफ्थैलेमस फोटोग्राफ में कैसे पता चलेगा, ये जो हमारी आईबॉल है ना, इसके ऊपर और नीचे की स्क्लेरा विजिबल होगी यहाँ पे ना, तो इसे कहते हैं एक्सोफ्थैलेमस। तो एक्सोफ्थैलेमस इज प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। क्यों होगा? पहला कॉज है, आईबॉल के पीछे इडीमा होता है, रिट्रो ऑर्बिटल मा, और दूसरा कारण है इसका डीजनरेटिव चेंजेस, डीजनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। जो आईबॉल के जो मसल है ना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, इसका डीजन, तो इसकी वजह से प्रोट्रूज। तो इसकी इफेक्ट क्या होती है? जैसे आईबॉल प्रोट्रूडेड रहेगा, बंद नहीं होता है, ठीक है। पहला, इम्प्रॉपर क्लोजर, क्लोज नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ आईबॉल, तो इससे अल्सर हो सकता है ना, कॉर्नियल अल्सर, एक कारण। और दूसरा, बहुत ज्यादा आईबॉल प्रोट्रूड हो रहा है ना, इसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को डैमेज, ऑप्टिक नर्व डैमेज, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है। फिर अभी इन्वेस्टिगेशंस क्या, इन्वेस्टिगेशन की अगर थायराइड फंक्शन बढ़ा है कम हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहला कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको थायराइड हार्मोन का लेवल, प्लाज्मा लेवल T3, ठीक है। इसमें क्या होगा? T3 T4 लेवल इंक्रीजेस। और दूसरा करवाते हैं TSH, कि देखो T3 T4 बढ़ा है ना, तो वो TSH को इनहिबिट, तो TSH लेवल डिक्रीज। फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं और देखते हैं ट्रेसेस रखते हैं कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, तो ये अपटेक है ना वो बढ़ गया होगा, दिस ये एक्टिव हो गई है ना ग्लैंड, तो ज्यादा ही अपटेक। एंटीबॉडीज थायराइड के अगेंस्ट जो ग्रेव्स डिजीज है तो उसमें प्रेजेंट। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा होगा, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और फैट का डिस्ट्रक्शन। फिर ईसीजी, ईसीजी में हार्ट रेट इंक्रीज, और यूएसजी करेंगे अगर थायराइड का तो गॉइटर इज प्रेजेंट। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? तो एक तो देते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। एंटी थायराइड ड्रग्स में एक ड्रग है जिसका नाम है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट करता क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, आयोडीन को ट्रैप नहीं होगा, आयोडीन ट्रैपिंग में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ आयोडीन ट्रैपिंग। तो आयोडीन ट्रैपिंग था ना, आयोडाइड एक्चुअली बोलते हैं, आयोडाइड ट्रैपिंग, तो कंपटीशन करेगा, इसको ट्रैपिंग नहीं हो। सेकेंड ड्रग है जिसका नाम है प्रोपाइल थायोयूरेसिल मैथिमेस। ये जो है ना वो पेरोक्सीडेज एंजाइम, तो पेरोक्सीडेज एंजाइम का क्या काम था? ऑक्सीडेशन करना, पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट, एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट हुआ तो उससे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड नहीं होगा, आयोडाइड ना, आयोडाइड में से आयोडीन नहीं। थर्ड, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड, तो ये भी वॉल्फ चिकोफ इफेक्ट से, अगर आयोडीन ज्यादा है ना तो ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है ना, तो डिक्रीजेस थायराइड एक्टिविटी। ये कभी कभी ग्लैंड को रिमूव करने से पहले थे। और बीटा ब्लॉकर्स की कभी कभी क्या होता है कि थायराइड हार्मोन बढ़ते हैं ना, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी और बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन होता है, तो ये सिंपैथो माइमेटिक जो एक्टिविटी है ना उसको रिड्यूस करने के लिए बीटा ब्लॉक। इसके साथ साथ सर्जिकल थायराइड रिमूवल भी करते हैं, सर्जिकल सब टोटल थायराइडेक्टोमी। सब टोटल क्यों? कि थोड़ी सी थायराइड टिश्यू रखते हैं, क्योंकि पीछे होते थायराइड के पीछे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं कर रही है या नहीं है तो दैट इज लाइफ थ्रेट। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव एब्लेशन ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड सर्जरी से नहीं, रेडियो एक्टिवली उसको एब्लेट कर, तो ये हो गया हमारा हाइपोथायराइड। नेक्स्ट आएगा हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइडिज्म से हाइपर से ऑपोजिट है, यहाँ पे डिक्रीज लेवल ऑफ फ्री थायराइड हार्मोन। कॉजेज में एक तो इडियोपैथिक, उसका कॉज पता ही नहीं। फिर गॉइट्रस हाइपोथायराइड, गॉइट्रस मतलब यहाँ पे गॉइटर भी है और हाइपोथायराइडिज्म, इसके कॉमन कॉजेज है हैशीमोटो, करवा रही हूँ मैं, हैशीमोटोस
थायरोडाइटिस, हैशिमोटोज थायरोडाइटिस एंड आयोडीन डेफिशिएंसी, डाइट में आयोडीन नहीं होती है। फिर पोस्ट एबलेटिव मतलब अगर सर्जरी की है तो सर्जरी के बाद, और रेडिएशन है तो इसके, और मैटरनली ट्रांसमिटेड कंजेनाइटल बाय बर्थ अगर हाइपोथायरोडिज्म है तो ये सब इसके कॉजेज है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द एज दो टाइप के हाइपोथायरोडिज्म है। अगर इन्फेंट में है, न्यूबॉर्न बेबी में, इन्फेंट में, तो इसे कहते हैं क्रिटिनिज्म या इन्फेंटाइल हाइपोथायरोडिज्म, और एडल्ट में इसे कहते हैं मिक्सिड। दोनों के क्लिनिकल फीचर्स, सबसे पहला है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में कॉमनली इन्फेंट और न्यूबॉर्न बेबीज में अप टू द एज ऑफ 1 ईयर है ना, तो क्रिटिन चाइल्ड होता है, और कंटिन्यू भी करेगा, बट वो स्टार्ट वहां से हो रहा है बाय बर्थ। तो कॉजेज इसके हैं जेनेटिक, बाय बर्थ। आयोडीन की डेफिशिएंसी है, मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी, वो भी चाइल्ड में क्रिटिनिज्म होगा। और कंजेनाइटली थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, तो दैट इज आल्सो द कॉज ऑफ क्रिटिनिज्म। क्लिनिकल फीचर्स करेंगे तो अगर ये चाइल्ड है ना, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ में भी नॉर्मल होगा, क्यों? क्योंकि जो मैटरनल हॉर्मोन्स है ना वो उसे सप्लाई कर रहे हैं, पर धीरे धीरे उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, तगिश मूवमेंट, सीएनएस की एक्टिविटी के लिए और मसल एक्टिविटी के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए, ठीक है। डिलेड माइलस्टोन, माइलस्टोन्स मतलब जो बेबी होता है ना नॉर्मली 2-3 मंथ्स पे हेड होल्डिंग कर रहा है ना, अपना सिर टिकाएगा है ना, हेड होल्डिंग, फिर सिटिंग करेगा 5-6 मंथ्स पे, फिर स्टैंडिंग विद सपोर्ट, फिर रिकॉग्नाइज कर रहा है आजू बाजू वालों को, तो ये सब माइलस्टोन्स होते हैं। तो माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं। फिर मेंटली रिटार्डेड, और ये मेंटल रिटार्डेशन है ना वो इरिवर्सिबल। फिजिकल ग्रोथ अगर रिवर्स हो भी गया, पर मेंटल रिटार्डेशन इज इरिवर्सिबल। फिर यहाँ पे पॉट बेली होगा, पॉट बेली। फिर स्केलेटल सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो रहा है, ये मैं करवा रही हूँ। फिर टंग प्रोट्रूजन, और टंग प्रोट्रूजन की वजह से गटरल ब्रीदिंग। ये क्या क्यों होता है? पॉट बेली, गटरल ब्रीदिंग, टंग प्रोट्रूजन एंड अम्बिलिकल हर्निया। यहाँ पे क्या होता है, ये चार जो फीचर्स है ना, ये हमारे क्रिटीन चाइल्ड में होंगे, ये हमारे ड्वार्फिज्म में नहीं होंगे। देखो क्रिटीन चाइल्ड है ना, उसमें भी ड्वार्फिज्म तो होता ही है, क्रिटीन ड्वार्फ एंड दूसरा होता है पिट्यूटरी ड्वार्फ। तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते, हाउ टू डिफरेंशिएट क्रिटीन ड्वार्फ एंड पिट्यूटरी ड्वार्फ। तो जो क्रिटीन ड्वार्फ होता है ना, इसमें ये फीचर्स देखने को, जैसे पॉट बेली रहेगा, पिट्यूटरी ड्वार्फ में ऐसे एब्डोमेन प्रोट्रूडेड नहीं होगा। फिर टंग प्रोट्रूजन वो पिट्यूटरी ड्वार्फ में नहीं होता। अम्बिलिकल हर्निया भी पिट्यूटरी ड्वार्फ में नहीं होता। क्यों ऐसा है? तो इसका बहुत सारे बच्चे क्या आंसर बताते हैं कि वो ओबेसिटी होती है। नहीं, वो ओबेसिटी नहीं, ओबेसिटी होगी तो टंग कैसे बाहर आ जाएगी? पिट्यूटरी ड्वार्फ और क्रिटीन ड्वार्फ में क्या डिफरेंस है? अगर पिट्यूटरी ड्वार्फ है तो स्केलेटल और सॉफ्ट टिश्यू दोनों की ग्रोथ डिक्रीज होगी, जबकि क्रिटीन ड्वार्फ में सिर्फ स्केलेटल ग्रोथ डिक्रीज। तो सॉफ्ट टिश्यू नॉर्मल है, मतलब अगर इसका हाइट कम है, पर सॉफ्ट टिश्यू जैसे लीवर, स्प्लीन, बाकी सब इंटेस्टाइन सब नॉर्मल है, तो क्या होगा? वो बाहर आ जाएंगे ना। टंग नॉर्मल है, उसका हेड, सर्कमफेरेंस, ओरल कैविटी सब छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि स्केलेटल ग्रोथ इज रिटार्डेड, तो टंग प्रोट्रूड होगी। गटरल, पीछे वो गटरल ब्रीदिंग करेगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी ब्रीदिंग। दिस इज द मेन क्लिनिकल। आप लोग फोटोग्राफ से कभी कभी वो भी पूछते हैं क्रिटीन ड्वार्फ और पिट्यूटरी ड्वार्फ को कैसे फोटोग्राफ से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चार है ना, टंग प्रोट्रूजन, गटरल ब्रीदिंग, पॉट बेली एंड अम्बिलिकल हर्निया, जो पिट्यूटरी ड्वार्फ में नहीं होते, कभी कभी नहीं होते, है ना। मेंटल रिटार्ड, कितने सारे बच्चे आंसर करते हैं हमें मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन पिक्चर से कहाँ पता चलेगा मेंटली रिटार्डेड है ना? तो दिस आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। फिर नेक्स्ट है एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म। तो एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म है, इसके फीचर्स में आएगा, जनरल फीचर्स में देखो बीएमआर तो घटा है, सेम जो हमने हाइपर किया था उससे ऑपोजिट जाना है, बीएमआर डिक्रीज हुआ है। फिर वेट गेन होगा, बीएमआर डिक्रीज हुआ है तो, और ठंड ज्यादा लगेगी क्योंकि बीएमआर कम है, मेटाबॉलिज्म कम है, तो देयर इज कोल्ड इन। फिर सीबीएस के अंदर यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, हार्ट रेट डिक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेस, लो वोल्टेज ईसीजी भी होगा, वेव्स छोटे छोटे आएंगे, हाइपर टेंशन यहाँ पे,
और दूसरा इंपॉर्टेंट है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है ना वो फैट मेटाबॉलिज्म को, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज। फिर सीएनएस, यहाँ पे सीएनएस की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा सीएनएस में? लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन। फिर होगा लिथार्जी, बहुत थकान लगती है, साइकोसिस, सोमनलेंस, बहुत ज्यादा नींद आएगी, मैंने बताया हाइपर में इंसोम्निया था, यहाँ पे सोमनलेंस, और मेमोरी भी अफेक्ट, मेमोरी इम्पेयर। स्किन में क्या चेंजेस है? यहाँ पे वेजोडाइलेटेशन नहीं होगा, स्कैलीनेस, स्कैली स्किन, स्कैलीनेस ऑफ स्किन। डाइजेस्टिव ट्रैक में एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही है क्योंकि मोटिलिटी कम हो जाएगी, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन भी होगा। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनोरेजिया, यहाँ पे एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया एंड पोलीमेनोरिया, पोलीमेनोरिया। फिर मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा क्या होता है? यहाँ पे मिक्सिडिमा यहाँ बताया हुआ है, ये वाला डायग्राम में मिक्सिडिमा। तो मिक्सिडिमा में क्या होता है? फेस पे स्वेलिंग हो रही है, बैगिनेस अंडर द आई, यहाँ पे नॉन पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा, क्योंकि ये जो हाइलुरोनिडेज और वो जो सब्सटेंसेस है ना उसका डिपोजिशन होता है, हाइलुरोनिक एसिड का डिपोजिशन, so that is non pitting type of edema that is present on the face. फिर कार्पल टनल सिंड्रोम, यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि ये जो नर्व्स है ना, यहाँ पे जो इडीमा हुआ इसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होता है, तो इसकी वजह से कार्पल टनल के सिम्टम्स। अभी हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज क्या है? एक तो कॉज है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो एंटीबॉडीज, जैसे ग्रेव्स डिसीज में था, यहाँ पे भी ऑटो इम्यूनिटी। फिर बहुत ज्यादा आयोडीन की डेफिशिएंसी है, डाइट में नहीं, और आइट्रोजेनिक थायराइड ग्लैंड निकाल दी है। तो पहला है ऑटो इम्यून थायराइडिस, ये सबसे कॉमन है, और इसका दूसरा नाम है हैशीमोटो थायराइडिस। यहाँ पे देखो ग्रेव्स डिजीज और हैशीमोटो में क्या डिफरेंस था? जो ग्रेव्स डिजीज में मैंने बताया था, याद हो तो हमने अभी किया, तो हमारे एंटीबॉडीज से लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेंट, ये थायराइड को स्टिमुलेट करते थे। यहाँ हैशीमोटो में जो एंटीबॉडीज है ना वो थायराइड को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये डिस्ट्रॉय कर दिया, तो डिस्ट्रॉय हो गया तो मतलब थायराइड हार्मोन नहीं कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइपोथायरॉइड, वहां पे थायराइड स्टिमुलेशन। इन्वेस्टिगेशन में इसमें भी T3 T4 पर यहाँ उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजेस, T3 T4 घटा तो TSH बढ़ेगा, TSH लेवल इंक्रीजेस। फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है वो भी डिक्रीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ईसीजी में लो वोल्टेज ईसीजी आएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी में यहाँ पे भी गॉइटर हो सकता है, हाइपोथायराइड में भी गॉइटर हो, और एक और सीएनएस का जो एक्शन है ना वो डिलेड होता है, तो एंकल जर्क उसका डिले। ट्रीटमेंट में इसको थायराइड हार्मोन रेगुलरली देते हैं जिसका नाम है एल थायरोक्सिन, ओरली इट इज गिवन। फिर एक और डिजीज जो हमने थायराइड ग्लैंड की बताया, एक है गॉइटर। गॉइटर का मीनिंग क्या है? दैट इज enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland। ये इन्फ्लेमेशन से नहीं होगा, नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन न्यूप्लास्टिक, मतलब इसका कैंसर भी नहीं होना चाहिए, कार्सिनोमा भी नहीं होना चाहिए, और इन्फ्लेमेशन भी, और इसके साथ थायराइड फंक्शन नॉर्मल भी हो सकते हैं, यू थायराइड मतलब गॉइटर विथ नॉर्मल थायराइड फंक्शन, इसके साथ डिक्रीज थायराइड फंक्शन भी हो सकते हैं और इंक्रीज थायराइड फंक्शन भी हो सकते हैं। हाँ, अभी गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस सबसे पहला कॉमन कॉज। गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन को अफेक्ट करते, इसको बनाने में डिक्रीज करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ वेजिटेबल्स है जिसका नाम है कैबेज, टर्निप्स, तो कैबेज, टर्निप्स, तो ये सब जो है वो, ये जो सब्सटेंसेस है इसके अंदर प्रोगॉइटिन एंड प्रोगॉइटिन एक्टिवेटर्स, वो ये क्या कर रहे हैं कि प्रोगॉइटिन जो है उसको, प्रोगॉइटिन को कन्वर्ट करेंगे गॉइट्रिन, तो ये क्या कर रहा है कि एंटी थायराइड एजेंट होता है जो थायराइड ग्लैंड को इनहिबिट, ठीक है। तो ये गॉइट्रोजेनिक सब्सटेंस की वजह से हुआ है। दूसरा है हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइडिज्म एंड गॉइटिन।
तो हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ गोइटर होगा, उसका कॉज है टॉक्सिक नोड्यूल, कोई नोड्यूल बन गया जो बहुत ज्यादा सिक्रीट करेगा। फिर आएगा हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गोइटर, मतलब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हुआ है प्लस गोइटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कॉज है एंडेमिक कॉलॉइड गोइटर, मतलब मैंने बताया था हिमालय के कुछ कंट्रीज में जहाँ पे आयोडीन नहीं होता, लैंड में नहीं होता, वाटर में भी नहीं होगा, तो लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, कितने से कम होना चाहिए, लेस देन 50 माइक्रोग्राम्स पर डे। नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 100 to 200 माइक्रोग्राम्स पर डे। या फिर मैंने बताया था ऐसा नहीं है हर रोज देना पड़ेगा, 1 मिलीग्राम पर वीक और 50 मिलीग्राम पर ईयर, है ना। पर ये अगर यहाँ हाफ से भी कम हो गई तो क्या होगा, बहुत कम टी करेंगे, टी थ्री प्रोडक्शन डिक्रीजेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, ये हाइपोथायरॉयड। और दिस वी हैव डिस्कस इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर, मतलब यहाँ कोई कॉज पता ही नहीं है, थायरोइडाइटिस इन्फ्लेमेशन हो गया तो भी सिक्रीशन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ, दूसरा एक और भी है पेरोक्सिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो भी थायराइड हार्मोन सिक्रीशन कम हो। तो ये हो गया हमारा गोइटर। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, ये भी कभी कभी पूछते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो कौन कौन सी टेस्ट करवाते हैं कॉमनली, और धीरे धीरे से जैसे हम बेसिक से चालू करके आगे जाएंगे। तो सबसे पहला टेस्ट होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट, नॉर्मल मैंने बताया था ±20%। हाइपोथायराइड में वो कम हो जाएगा, हाइपोथायराइड में -30 to -40%, और हाइपर में +100% तक बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है प्रोटीन बाउंड आयोडीन, ये क्या कर रहा है, हमारा जो T3 T4 का लेवल है ना वो डिनोट करेगा बाउंड टू प्लाज्मा, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 6 ग्राम पर 100 ml। हाइपोथायरॉयडिज्म है या कभी कभी प्रेगनेंसी में अथवा या फिर थायरोइडाइटिस में ये लेवल डिक्रीज, और हाइपरथायरॉयडिज्म में ये लेवल इंक्रीज, प्रोटीन बाउंड आयोडीन। दूसरा एक टेस्ट है जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन। आयोडीन इसमें क्या करते हैं कि 25 क्यूरीज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन, का नाम है I-131, वो देते हैं उसको ओरली। इसके बाद 100 ml वाटर के साथ, और इसके बाद गामा कैमराज या एक्सरेज ये काउंटर स्नेक के ऊपर रखें, और फिर फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारी जो ग्लैंड है ना वो कितना ले रही है आयोडीन, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल 20 to 60% ले, हाइपोथायरॉयड होगा तो ये कम हो जाए, और हाइपरथायरॉयडिज्म में 60 से भी ज्यादा। फिर लेवल T3 T4 TSH, ये लेवल हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। टोटल T3 और फ्री T3, टोटल T3 है इसका लेवल है अबाउट 0.12 माइक्रोग्राम, और फ्री T3 है ना वो माइक्रोग्राम में नहीं नैनोग्राम में आएगा, 0.29 नैनोग्राम। फ्री T4 है इसका लेवल है अबाउट 0.28, सॉरी टोटल T4 का लेवल है 8 माइक्रोग्राम, और फ्री T4 का लेवल है 2 नैनो, और TSH है 0.25 माइक्रो इंटरनेशनल। अभी देखो हाइपर है तो ये T3 T4 बढ़ रहा है और TSH डिक्रीज, हाइपर में क्या होगा, T3 T4 डिक्रीज, हाइपर में ये T3 T4 बढ़ रहा है, TSH डिक्रीज होगा, हाइपो में T3 T4 डिक्रीज हो रहा है, TSH इंक्रीज। फिर और टेस्ट में आएगा अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में जो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज है तो अल्ट्रासाउंड में वो भी पता चल जाएगा, कोई नोड्यूल है वो भी पता। फिर थायराइड स्कैन भी करते हैं जिसके अंदर आयोडाइड स्कैन करते हैं, I-313 और टेक्नीशियम 99 स्कैन करेंगे, ठीक है, ये देख करके। फिर एंटी थायराइड एंटीबॉडीज भी फाइंड आउट करते हैं, अगर ग्रेव्स डिजीज है तो कॉमनली ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और अगर कार्सिनोमा जैसा कोई नोड्यूल है या कोई और मेलिग्नेंसी का डिटेक्ट करना है तो FNAC इसका पूरा नाम है, फाइन निडल निडल डाल के एस्पिरेशन करके, एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फिर सेल का स्टडी साइटो, दैट इज FN। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। फिर से हाँ, अभी थोड़े से MCQ ले लेते हैं इसके बाद। तो फर्स्ट है रिगार्डिंग मिक्सिडिमा, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट फेस स्वॉलन एंड एडिमा होता है, इम्पोर्टेंसी एमेनोरिया होता है, BMR डिक्रीज हो रहा है ना, डलनेस लॉस ऑफ मेमोरी, तो दैट इज C।
Creatine can be differentiated from hypopituitary dwarf by following: short stature, normal soft tissue growth, low intelligence and plumpiness. यहाँ पे मैंने बताया था, देखो क्रिटीन चाइल्ड में क्या होता था, सॉफ्ट टिश्यू नॉर्मल है ना, स्केलेटल ग्रोथ डिक्रीजेस, सॉफ्ट टिश्यू, लो इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल्सो लो इंटेलिजेंस भी आएगा, दोनों आ रहा है, सॉरी दोनों ही है। नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ होगा, दैट इज ऑल्सो। A patient with hypothyroidism is likely to have, हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, कि बीएमआर डिक्रीज हो रहा है। लीड रिट्रैक्शन है ना, वो हाइपर में था, एक्सोथैलेमस भी हाइपर में था, मॉइस्ट हैंड एंड फीट की वेजोडाइलेटेशन, ये भी हाइपर में, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग गॉइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड करेक्ट, डज नॉट डिनोट फंक्शनल स्टेटस, बराबर है, ये हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। prolonged TSH secretion may produce it and associated with increased thyroid secretion. तो ये वाला prolonged TSH secretion may produce it, yes it can be, but always not associated with thyroid increased secretion ही होगा, hypo भी हो सकता है, normal भी हो सकता है। False statement regarding goitrogens, reduces synthesis of thyroid hormone, correct, thyroid hormone का synthesis घटाएगा, lead to increased synthesis of TSH, include both iodine deficiency and excess, ये भी करेक्ट है क्योंकि थायराइड हार्मोन घटेगा तो बोथ आयोडीन डेफिशिएंसी एंड एक्सेस एंड associated with normal thyroid hormone secretion, it is not correct ना, ये आयोडीन डेफिशिएंसी और एक्सेस के साथ होगा, बट ये वाला कि गॉइटर होगा ना, तो गॉइटर के साथ तो हाइपर भी होता है, हाइपो भी होता है, दैट इज करेक्ट। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंडेमिक गॉइटर, देखो एंडेमिक मैंने बताया था हिमालयाज में होता है कोई कंट्रीज में, तो इसे आयोडीन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, दैट इज करेक्ट। occurs if iodine intake is below 100, no below 100 नहीं, below 50 होना चाहिए, तो ये नहीं करेक्ट है। associated with normal thyroid secretion नहीं, thyroid secretion कम होगा। associated with decreased TSH नहीं, TSH तो बढ़ेगा ना, T3 T4 घट रहा है, तो ये आएगा 7। hyperthyroidism is associated with, hyperthyroidism is associated with positive nitrogen balance, डिक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम से साथ कोई कनेक्शन नहीं है, राइज लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विच बाइंड्स विद थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन के साथ बाउंड होना फ्री होने चाहिए तो इसमें ये नहीं बढ़ेगा। सर्टेन फीचर्स ड्यू टू एक्सेसिव बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन, नेगेटिव होती है, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दैट इज डी। बहुत ज्यादा बड़ा हाइपोथायरॉइड बढ़ गया ना तो वो मेटाबॉलिज्म करेगा, तो नेगेटिव नाइट्रोजन। Following features are found in hyperthyroidism except enlarged thyroid gland, हाइपर में ना एनलार्ज होता है, एक्सोथैलेमस होता है, डिक्रीज बॉडी वेट होता है, बीएमआर इंक्रीजेस, है ना। In Graves' disease, increased free T3 T4 leads to levels are due to raised TSH, raised थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, टीएसएच तो डिक्रीज होता है क्योंकि ये जो T3 T4 है ना वो जाके इनिबिट करेंगे, टीआरएच को भी इनिबिट करेंगे, तो ये भी कम होगा। फॉल इन टीएसएच से नहीं बढ़ता, T3 T4 किससे बढ़ता है, एंटीबॉडीज होते हैं लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेंट जो स्टिमुलेट करते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेंट, thyroid stimulating immunoglobulin correct, same action as TSH correct, displaces TSH from its binding site correct, causes enlargement of thyroid gland by increasing TSH नहीं, TSH तो कम होगा, ये खुद ही करके थायराइड को स्टिमुलेट कर, तो यहाँ पे फॉल्स इज डी। तो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है, फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स सेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स description box में दिए। Thank you so much. If you like the video, you can like it, you can share with all your friends, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.